है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज पीछे की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक रिसर्च, सिमुलेशन रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च हम लोगों ने लगभग ख़त्म कर दिया। 2-3 रिसर्च जो है बचे हुए हैं, आज हम लोग कर लेंगे। बात करते हैं केस स्टडी मेथड की। केस स्टडी मेथड में हम लोगों ने बात किया था कि जब हम एक फोकस ग्रुप या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन पर जो हम लोग लंबे समय तक रिसर्च करते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग केस स्टडी मेथड भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ दिखा हुआ लिख सकता है कि आपको केस स्टडी रिसर्च इन्वॉल्व इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक केस, इंडिविजुअल ग्रुप आर organizations. It provides detailed insight into the particular phenomena or situation, and if often used in the social science, psychological and business research में जो केस स्टडी हम लोग को देखने को मिलती है। तो केस स्टडी जनरली हम लोग बस याद रखना है कि किसी एक स्पेसिफिक केस, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का जब हम लोग बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, इस पे सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट इसका क्या क्या रहा है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आ, इसको परेशान कर रहे हैं, या इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो सब जो है हमारा केस स्टडी के अंदर आता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि ए केस स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द सक्सेस फैक्टर बिहाइंड ए पर्टिकुलर कंपनी रैपिड ग्रोथ इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। मान लेते हैं कि वीवो कोई कंपनी है, वीवो जो फ़ोन बनाती है, और ये मार्केट में इंटर करते ही ये ब्लूम कर गई, मतलब एकदम इसका इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया जिसके हाथ में देखो वीवो का फ़ोन। तो हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, इस कंपनी को बनने में बनाने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, इस कंपनी ने कैसे इतना ज़्यादा वो कर लिया। तो बस इतना याद रखेंगे हम लोग, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, इंडिविजुअल, सोशल या ऑर्गेनाइजेशनल का जो लोग बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, तो वो केस स्टडी मेथड होता है। अगला जो रिसर्च हम लोग को पढ़ना है वो ट्रायंगुलेशन रिसर्च है। ट्रायंगुलेशन रिसर्च इन्वॉल्व्स यूजिंग मल्टीपल मेथड्स, डाटा सोर्सेस, पर्सपेक्टिव एंड वैलिडेटिंग वैलिडेट फाइंडिंग्स एंड इनहेंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च। ट्रायंगुलेशन रिसर्च क्या होता है? एक ही टाइप के रिसर्च को जो हम लोग बहुत सारे मेथड्स को यूज करके करते हैं, खास करके ये एक प्रकार का मल्टी मेथड रिसर्च हो जाएगा या मिक्स मेथड रिसर्च हो जाएगा। जब हम जानेंगे कि हमारा एक टाइप का रिसर्च फॉलो करने से, एक मेथड फॉलो करने से हमारी फाइंडिंग से आ रही है, हम फिर दूसरा मेथड लगा के जो है ये प्रूव करना चाहेंगे कि दूसरे मेथड से भी यही फाइंड जो है वो हो रहा है। तो इस तरीके का जो रिसर्च होता है वो ट्रायंगुलेशन रिसर्च होता है, जिसमें कि हम लोग मल्टीपल के टेस्ट में शायद एक क्वेश्चन रहा होगा ट्रायंगुलेशन रिसर्च से। ओके, एक क्वेश्चन जो था ट्रायंगुलेशन रिसर्च से, कल के टेस्ट में क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों का सही भी हुआ था वो। ये क्लियर हुआ क्या ट्रायंगुलेशन रिसर्च सबको? जस्ट बहुत ही सिंपल है ट्रायंगुलेशन रिसर्च। यहाँ पे लिखा गया है कि क्रेडिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए हमको पता है कि एक मेथड से हम लोग जब रिसर्च करेंगे तो हमको ये फाइंडिंग्स आ रही हैं। इसी चीज़ को जो है कि इस क्रेडिबिलिटी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे मेथड को भी यूज करके सेम फाइंडिंग लाने की जो है कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे रिसर्च की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। एग्जाम्पल के लिए ये स्टडी ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू टीचिंग मेथड्स इज इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स might use a combination of quantitative test scores, qualitative interview, and the teacher
ऑब्जर्वेशन ऑफ। तो किसी एक नया टीचिंग मेथड अगर कोई एक क्लास में अप्लाई कर रहा है, उसके बेनिफिट्स को देखने के लिए वो मल्टीपल टाइप के सोर्सेस को फॉलो कर सकता है, मल्टीपल टाइप के मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव टेस्ट स्कोर, बच्चे अगर टीचिंग स्किल टीचिंग मेथड जो है चेंज हुई है, अगर वो अच्छी होगी तो बच्चों का स्कोर जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो एक प्रकार का क्या होगा, ये क्वांटिटिव एनालिसिस हो गया। बच्चों का स्कोर हम लोग देखेंगे तो क्वांटिटिव एनालिसिस हो गया। इसी तरीके से क्वालिटेटिव स्टूडेंट इंटरव्यू, क्लास में जितने बच्चे होंगे सबका अगर हम लोग क्वालिटेटिव इंटरव्यू लेते हैं कि बताइए ये टीचर जो है कैसे पढ़ाते हैं, या इनका ये टीचिंग स्किल जो नया इन्होंने अपनाया ये कैसा है, तो वो भी हमारा सेम आंसर दे सकता है। इसके बाद टीचर ऑब्जर्वेशन, हम जो है टीचर अगर नए टीचिंग मेथड्स को यूज कर रहे हैं तो बच्चों का बिहेवियर देख के हमको खुद पता चल जाएगा कि ये जो मेथड है वो बढ़िया है या नहीं है। तो इसमें जो फाइंडिंग होती है वो सेम होती है, लेकिन उस फाइंडिंग को क्रेडिबिलिटी इनहेंस करने के लिए हम लोग मल्टीपल टाइप ऑफ सोर्सेस को फॉलो करके लाते हैं। क्लियर है? ओके। एथनोग्राफी रिसर्च, एथनोग्राफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बता सकता है कि व्हाट इज द एथनोग्राफी? बहुत अच्छा सा सा। एथनोग्राफी का जो मतलब होता है हिंदी में होता है नृवंश विज्ञान। एथनो का मतलब होता है लोग, हिंदी में ये ग्रीस ग्रीस का वर्ड है। एथनो का मतलब होता है लोग, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। तो एथनोग्राफी में होता क्या है कि इसमें हम लोगों, जिन भी कल्चरल ग्रुप या कम्युनिटी का समझने के लिए हम लोग उनका स्टडी करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनको जो है उनके थ्रेट इन्वायरमेंट से बाहर न निकाल के, जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है वो खुद इनके इन्वायरमेंट में जो है जाता है, और वहाँ पे अपनी आँखों से उनके जो भी बिहेवियर हैं, जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता है, उनके इन्वायरमेंट में उस चीज़ को जब स्टडी करता है, तो इसी चीज़ को हम लोग एथनोग्राफी बोलते हैं। एथनोग्राफी रिसर्च जो है हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए कई बार जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में आते हैं। जैसे कि हमने किसी ट्राइबल कम्युनिटी को स्टडी करने की कोशिश की, तो हम क्या करेंगे कि कई बार ऐसा हो सकता है कि ट्राइबल कम्युनिटी में से 2-3 लोगों को बुलाया और अपने ऑफिस में या उनके इन्वायरमेंट से बाहर उनका इंटरव्यू लिया, और वो उनसे जो जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लिया। तो ये एथनोग्राफी रिसर्च नहीं हो। एथनोग्राफी रिसर्च का मतलब है कि जिन भी लोगों का स्टडी करना है हमको, हम उनके इन्वायरमेंट में खुद को जो है लेके जाते हैं, और वहाँ पे जो है उनकी चीज़ों को अध्ययन करते हैं जब, तो वो एथनोग्राफी रिसर्च होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि एन एथोग्राफी स्टडी ऑफ रूरल फार्मिंग कम्युनिटी माइट इन्वॉल्व लिविंग एमंग द रेजिडेंट्स, participating in daily activities, conducting interview to understand their agriculture practice and social dynamic। तो ये जो है हमारा एथनोग्राफी रिसर्च है। क्लियर है सबको? बताइए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है फिनोमिनोलॉजी। ये जो होता है फिनोमिनोलॉजी फोकस ऑन द एक्सप्लोरिंग लिव्ड एक्सपीरियंस एंड मीनिंग इंडिविजुअल एट्रीब्यूट टू। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि ए फिनोमिनोलॉजिकल
स्टडी माइट इन्वेस्टिगेट द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग विथ chronic pain by interviewing individual with chronic illness to understand subjective nature of the pain and its impact of their life। खास करके ये जो स्टडी होती है फिनोमिनोलॉजी, वो क्या करता है, किसी घटना को जो है हम लोग बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए उस घटना से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, अगर उनके लिविंग और जैसे कि उस घटना से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे जब बातचीत करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि जीवित अनुभव और व्यक्तियों द्वारा उनके लिए बताए गए अर्थों को खोज पर केंद्रित होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, किसी को मान लिया कि अर्थराइटिस है, तो अब मान लीजिए कि मैं ऐसा रिसर्चर हूँ जो जिसने कभी अर्थराइटिस का पेन जो है नहीं झेला है, तो ये क्या करेगा कि अर्थराइटिस वाले व्यक्ति के अगर रिसर्च कर रहा है, तो वो इनके द्वारा जो भी ये उनका जो होगा डाटा प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति, वो जिस भी तरीके से अपने चीज़ों को बताएगा, तो ये जो रिसर्चर होगा उन चीज़ों पे, उस घटना पे बहुत अच्छे से स्टडी करेगा कि उसने बताया था कि सुबह में जो है उसको ज़्यादा दर्द होता है, दोपहर में जो है कम होता है और रात में दर्द जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये एक प्रकार का जो है फिनोमेनोलॉजी रिसर्च होता है। क्लियर हुआ क्या सबको? एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि एक घटनात्मक अध्ययन पुरानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का साक्षात्कार करके उनके दर्द की व्यक्तिपरक प्रकृति और उनके जीवन पर इसके प्रभाव को समझाने के लिए पुराने दर्द के साथ जीने की अनुभव की जांच कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे मैं जैसा कि एग्जांपल दे रहा था अर्थराइटिस वाला, कि मान लीजिए कि कोई स्टडी कर रहा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अर्थराइटिस ऑन डेली रूटीन, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम किसी भी व्यक्ति के पास नहीं चले जाएंगे ना, कि हम उसी के पास जाएंगे जो इस बीमारी से जूझ रहा है, या कोई भी ऐसा घटना है, अगर उस घटना का इम्पैक्ट और इम्पैक्ट हम लोग देखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस घटना से जितने रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनसे हम लोग अपना इंटरव्यू, अपना क्वेश्चन जो है करेंगे कि बताइए आपने अर्थराइटिस की मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो बताइए आपको सुबह में कैसा दर्द होता है, दोपहर में आपका दर्द कैसा होता है, आप अपने घर के काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आपको कौन कौन सी दिक्कतें जो है होती है इस बीमारी की वजह से। तो इन जनरल मैं कहना क्या चाहता हूँ कि फिनोमिनोलॉजी जो होता है वो क्या करता है कि कोई भी घटना पे जब हम लोग बहुत वास्ट अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस घटना से रिलेटेड कोई भी ऐसा जीवित व्यक्ति हो या जीवित एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, जो उसने उस एक्सपीरियंस को झेला हो, उससे हम लोग संपर्क करते हैं और उसके बाद उनके जो है व्यक्तिगत अनुभवों को बात करते हैं। व्यक्तिगत अनुभवों का क्या मतलब है कि जैसे कि अर्थराइटिस वाली मैं बात कर रहा हूँ, तो अर्थराइटिस हो सकता है कि 10 लोगों से मैं बात करूँ तो उनको 10 टाइप की दिक्कतें जो होंगी वो अलग अलग हो सकती हैं। इसी तरीके से कोई एक पर्टिकुलर घटना है, उस घटना से रिलेटेड अगर 10 लोगों से मैं बात करूँ तो उनका अपना इंडिविजुअल जो बताने का तरीका होगा, उनने जो जो चीज़ें सीखी हैं या जो चीज़ें झेली हैं अलग अलग होगा। तो इन्हीं सब का जो अध्ययन होता है वो हम लोग फिनोमिनोलॉजी में करते हैं। बस इतना याद रखेंगे कि घटना से संबंधित व्यक्तियों का जो है लिविंग एक्सपीरियंस, जीवित एक्सपीरियंस जो इन्होंने महसूस किया है, उसका व्यक्तिपरक अध्ययन, इंडिविजुअल लर्निंग जो होती है, वो हम लोग फिनोमिनोलॉजी के अंदर करते हैं। क्लियर है सबको? ओके। फोकस ग्रुप रिसर्च हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। कोई भी ऐसा 2 4 5 6 10 लोगों का ग्रुप हो जिसके ऊपर हम लोग अपने रिसर्च को फोकस करके पूरा स्टडी जो है करते हैं, वो फोकस ग्रुप रिसर्च होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे 18 वर्ष के बच्चों की कुछ समस्याएं देखनी है, तो 1000 लोगों में से मैं केवल उन्हीं बच्चों को चूज करूंगा जो 18 वर्ष के होंगे। तो जितने भी बच्चे 18 वर्ष के होंगे उनके ऊपर मैं अगर
अपनी रिसर्च का पूरा फोकस कर देता हूँ उनके अपने टॉपिक का इन डेप्थ एनालिसिस जो है इन 18 वर्ष के बच्चों के साथ करता हूँ, तो वो मेरा फोकस ग्रुप रिसर्च हो गया। Focus group research involves gathering a small group of participants to discuss a specific topic in depth, typically guided by the moderator। तो ये सब जो है फोकस ग्रुप रिसर्च होता है। एग्जांपल के लिए फोकस ग्रुप माइट बी कंडक्ट टू एक्सप्लोर कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट विद द पार्टिसिपेटिंग डिस्कशन देयर लाइक्स डिसलाइक्स एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो कोई भी ऐसे 2 4 5 लोगों का ग्रुप हो जिस पे हम अपने रिसर्च का पूरा फोकस जो है रखते हैं, तो इस टाइप का रिसर्च जो होता है वो फोकस ग्रुप रिसर्च हम लोग बोलते हैं। नैरेटिव रिसर्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। नैरेटिव का मतलब होता है, नरेशन का मतलब होता है कहानियाँ। तो नैरेटिव रिसर्च के अंदर जब हम लोग इन्वॉल्व द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्टोरीज आर पर्सनल नैरेटिव टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर घटना है, उससे रिलेटेड कौन कौन से स्टोरीज हैं या उसके उसके लिए जो है कौन कौन से लोगों का परसेप्शन है उनके दिमाग में, इस चीज़ का जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो वो नैरेटिव रिसर्च होता है। कथात्मक अनुसंधान इसको बोलते हैं, कहानी वाला रिसर्च भी लोग बोलते हैं। खास करके कोई भी एक घटना है, जैसे कि चौरी चौरा को हम लोग ले सकते हैं। चौरी चौरा एक घटना है। अब इससे रिलेटेड हम लोग 20 लोगों से अगर बात करें, 20 लोगों से बात करें तो क्या होगा, सबका परसेप्शन जो है अलग अलग होगा। लेकिन फिनोमेनोलॉजी और इसमें नैरेटिव रिसर्च में क्या अंतर है, क्योंकि वो उस घटना से संबंधित होंगे, वो फिनोमेनोलॉजी में होगा। नरेशन में कोई भी अपना नैरेटिव जो है वो दे सकता है कि मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि चौरी चौरा जो है वो 4 फरवरी को न होके 5 फरवरी को हुई थी। तो ये नैरेटिव रिसर्च है। क्लियर है सबको? हिस्टोरिकल रिसर्च बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हम लोग पुरानी बीती हुई बातों का अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो हिस्टोरिकल रिसर्च है। पास्ट इवेंट पीपल फेनोमिना ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट। एक्स फैक्टो पोस्ट रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट है और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का क्या मतलब होता है, तो हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया रिसर्च भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ए स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्री नटाल न्यूट्रिशन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट माइट कंपेयर children outcome based on their mother's diet during the pregnancy without intervening their diets। अब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है कि पुरानी घटना के आधार पे हम लोग उससे रिलेटेड कोई नई घटना का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है कि कोई बच्चा जो है उसके न्यूट्रिशन, वो कितना ज़्यादा उनके उसके अंदर जो है पोषण वाले तत्व मौजूद हैं, इस चीज़ का हम लोग रिसर्च करें। लेकिन इससे रिलेटेड हम लोग उस बच्चे से रिसर्च ना करें, ये बोलें कि उसकी माता ने प्रेगनेंसी के दौरान किस तरीके का डाइट जो है कंज्यूम किया था। ऐसे क्या होता है कि कई बार ऐसा नहीं होता है कि बच्चा अगर बचपन में कुछ बड़ा हुआ और कमज़ोर कमज़ोर है, तो लोग बोलते हैं कि इसकी मम्मी ने जब ये प्रेग्नेंट थी तो इसकी मम्मी ने सही से जो है न्यूट्रिशन वगैरह फॉलो नहीं किया। तो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में क्या मैटर करता है कि हम किसी घटना का जो है अध्ययन करते हैं, लेकिन इससे इस घटना के अध्ययन के लिए हम लोग इससे रिलेटेड जो पुरानी घटना है उस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि पुरानी वाली घटना का जो है नई वाली घटना पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इस चीज़ का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च होता है। क्लियर है क्या सबको? हम्म
हम्म। आज उसका कनेक्शन है तो हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा ना। हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में बस इतना अंतर है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो भी होता है उसका मतलब हमको प्रेजेंट डे कोई इम्पैक्ट ऐसे डायरेक्टली नहीं देखने को कोई भी ऐसा। कई सारे हिस्टोरिकल रिसर्च ये रिसर्च हो सकते हैं, एक्स एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी हो सकते हैं। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है कि कोई पुरानी घटना हुई है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है हमको प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या बाकी लोगों को? सांग गार्गी का कोरिलेशनल रिसर्च ये भी एक तरीके का रिसर्च है। कोरिलेशनल रिसर्च एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स डिटरमाइन इफ दे आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। वेरिएबल्स मैंने जैसा कि पिछले वाले क्लासेस में हम लोग डिस्कस किया था कि कोई भी रिसर्च जब करता है तो उसमें हमको कुछ वेरिएबल्स को देखना होता है। जैसे कि मैंने बताया था एग्जाम्पल में कि वुमेन एजुकेशन एंड टाइम। जैसे कि वुमेन एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, वुमेन एजुकेशन इन मिडाइवल इंडिया, वुमेन एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक वुमेन एजुकेशन और एक टाइम। तो इनके बीच में अगर संबंध बताने वाला अगर कोई रिसर्च करता है कि जैसे कि वुमेन का एजुकेशन हमारा एंशियंट टाइम में कैसा था तो ये एक प्रकार का कोरिलेशनल रिसर्च है। वुमेन का एजुकेशन हमारा मिडाइवल टाइम में कैसा था ये भी एक प्रकार का कोरिलेशनल रिसर्च है। तो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई रिसर्च संबंध बताने की कोशिश करता है तो वो हमारा कोरिलेशनल रिसर्च होता है, सहसंबंधी अनुसंधान इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए द माइट स्टडी इन्वेस्टिगेट द कोरिलेशन बिटवीन द स्टडी आवर्स एंड एग्जाम स्कोर among the college student to determine if there is relationship between two variables। तो यहाँ दो वेरिएबल्स कौन कौन से बताइए, सभी लोग पहचानिए इसमें कौन कौन सा दो वेरिएबल्स होंगे। जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें, हाँ बहुत अच्छा। जो स्टडी आवर्स है और जो एग्ज़ाम स्कोर है, दो मान लीजिए कि कोई 8 घंटा पढ़ के 100 में 100 नंबर ला रहा है, कोई जो 4 घंटा पढ़ के 50 नंबर ला रहा है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स कौन कौन से हुए, स्टडी आवर्स एंड एग्जाम स्कोर। उसी तरीके से कोई भी ऐसा रिसर्च हो जो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में हमारा कनेक्शन जो है बताने की कोशिश करता है तो वो हमारा कोरिलेशनल रिसर्च हो जाएगा, सहसंबंधी अनुसंधान हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल रिसर्च। ये एक तरीके का बेसिक रिसर्च ही होता है, कई बार जो है इसका नाम चेंज करके पूछ देता है। इंक्रीमेंटल रिसर्च का मतलब होता है कि हमारे पास पहले से कोई प्री नॉलेज होगा, उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए जब कोई रिसर्च जो कोई करेगा तो वो हमारा इंक्रीमेंटल रिसर्च होगा। इंक्रीमेंटल रिसर्च बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग नॉलेज बाय मेकिंग स्मॉल इम्प्रूवमेंट आर एडिशन टू करेंट थियरीज एंड मेथोडोलॉजी। तो कोई भी ऐसा रिसर्च हो जो हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो उसको हम लोग इंक्रीमेंटल रिसर्च भी बोल सकते हैं। और हम लोगों ने बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च जब पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि वो भी कुछ इसी तरीके का चीज़ करने के लिए बना होता है। नेक्स्ट है सेकेंड लेवल रिसर्च। अब ये सेकेंड लेवल रिसर्च थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है, कई बार पूछ देगा कि व्हाट इज़ द सेकेंड लेवल रिसर्च। तो हमको याद रखना होगा कि कोई भी ऐसा एक टॉपिक है, ये भी एक प्रकार का इंक्रीमेंटल रिसर्च हो सकता है। सेकेंड लेवल रिसर्च में पहले उसी टॉपिक पे रिसर्च हो चुका है। सेकेंड लेवल रिसर्च इन्वॉल्व्स synthesizing and analyzing existing research finding rather than collecting new data। अब जैसे कि कोई किसी ने कोई रिसर्च किया किसी टॉपिक पे और उसने रिसर्च करके छोड़ दिया। अब सेकेंड लेवल का रिसर्च जब इसमें होगा तो इसी को जो है मोर फाइनर बनाने के लिए और ज़्यादा अधिक सुसज्जित करने के लिए इसी इसी के द्वारा जो कलेक्टेड डाटा होंगे उसी के ऊपर हम लोग जब रिसर्च करेंगे
तो वो सेकेंड लेवल रिसर्च होगा। इतना क्लियर हो गया सबको? एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग थोड़ा बहुत। अगर मैं ऐसे बताते चलूँगा, किसी को अगर दिक्कत होगा कहीं तो बोल देगा। पानी दे देना। ओके, ये जस्ट एक रिवीजन हो सकता है। हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले बेसिक रिसर्च, जिसको हम लोग फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होगा तुरंत बोलिएगा, मैं उसको जो है तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च जिसको हम लोग व्यवहारिक अनुसंधान बोलते हैं। उसके बाद आएगा हमारा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव के बाद आएगा क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव के बाद आएगा हमारा इंडक्टिव, इंडक्टिव के बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिटेक्टिव, डिटेक्टिव के बाद हम लोगों ने पढ़ा था मिक्स मेथड, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसको क्रॉस सेक्शनल बताइए, क्रॉस सेक्शनल कोई बता दीजिए जल्दी से। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च? इसको मैंने बोला था कि इसको हम लोग वन टाइम रिसर्च भी बोलते हैं। वन टाइम रिसर्च क्यों बोलते हैं? हमने बात किया था कि वेरिएबल्स हमारे पास जो होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग जब देखने के लिए किसी एक सिंगल पॉइंट पे डाटा कलेक्ट करते हैं, सिंगल पॉइंट अगर हमारे पास है कोई, और उससे रिलेटेड जब कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा एक तरीके का क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कलेक्ट डाटा फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट इन ए टाइम टू एग्जामिन रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स एट ए स्पेसिफिक मोमेंट। जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल दिया था कि वुमेन एजुकेशन एंड टाइम, ये दो वेरिएबल हैं। अब मान लीजिए कि मैं क्या करूँगा, इसके बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए मान लीजिए कि मैंने 1956 में कोई डाटा कलेक्ट किया, 1956 का कोई डाटा कलेक्ट किया मैंने, देखा वहाँ उस समय जो रिसेंटली हुआ था सेंसस, उससे लिया कोई अलग से डाटा मैंने कलेक्ट किया। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास दो हैं, और इनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, ए सिंगल पॉइंट इन टाइम, किसी एक समय पे मैं डाटा कलेक्ट करूँगा, और इसके बाद उसका स्टडी करके जब मैं फाइंडिंग्स बताऊंगा तो वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है। इसके अपोजिट जस्ट लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और हम लोग लंबे समय तक जो है इसका अध्ययन करते हैं, समय समय पे जो है हम लोग डाटा कलेक्ट करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ लिया है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च फॉलोज द सेम इंडिविजुअल ग्रुप ओवर एक्सटेंडेड पीरियड टू स्टडी चेंजेज डेवलपमेंट ट्रेंड ओवर द टाइम। जैसे कि वुमेन एजुकेशन और टाइम है, तो हम लोग एक बार डाटा कलेक्ट के लिए 1911 में, एक बार 1920 में, एक बार 1930 में। अब देखेंगे कि इसके वुमेन एजुकेशन और टाइम के साथ जो है कैसे कैसे जो है परिवर्तन हुआ है। तो ये जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है। क्लियर है? ओके। वन टाइम रिसर्च, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। एरिया सेटिंग रिसर्च, जहाँ पे हम लोग जियोग्राफिकल एरिया पे फोकस कर देते हैं, वो एरिया सेटिंग हो जाता है। लेबोरेटरी रिसर्च, जो भी रिसर्च हमारा कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है उसको हम लोग लेबोरेटरी रिसर्च बोलते हैं। सिमुलेशन रिसर्च, जहाँ पे हम लोग रियल टाइम को रिक्रिएट करके, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को रिक्रिएट करके अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, वो हमारा सिमुलेशन रिसर्च होता है। क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च, ये हमारा खास करके मेडिकल लाइन में इसको हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद केस स्टडी, ट्रैंगुलेशन, एथनोग्राफिक रिसर्च, लॉजी, नैरेटिव, एक्स पोस्ट फैक्टो, कोरिलेशनल, एक्सपेरिमेंटल, सेकेंड लेवल रिसर्च। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है फिलॉसफी ऑफ रिसर्च। सबसे बोरिंग बोला जाए तो ये रिसर्च का पार्ट है,
क्योंकि यहाँ पे फिलोसफीज हैं जो, इसमें हम लोग को पढ़ना होगा पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, एक बार आप लोग इसको पढ़िएगा। उसके बाद कल की क्लास में जो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, वैलिडिटी के बाद फैक्ट्स कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। हमारा ऑल टाइप ऑफ रिसर्च कंप्लीट हुआ। कल के क्लास में हम लोग फिलोसफी ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे।